Good morning, students. How are you? Today we learn lesson 4 grammar, मानक वर्तनी. Open your book. वर्तनी का अर्थ है किसी शब्द के हिज्जे अथवा स्पेलिंग्स. भारत जैसे विशाल देश में जहां इतनी अधिक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है, वहां मौखिक तथा लिखित दोनों स्तर पर भाषा में अनेक रूपता आ जाना स्वाभाविक है. यानी कि अलग अलग प्रदेश में लोगों के बोलने का परिवर्तन होता है. वर्तनी की इस अनेक रूपता को दूर करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा हिंदी वर्णमाला तथा हिंदी की वर्तनी का मानक स्वरूप निर्धारित किया गया है. प्रस्तुत अध्याय में हिंदी वर्णों की मात्राओं, संयुक्त अक्षरों, विभक्ति चिन्हों आदि से संबंधित मानक वर्तनी तथा नियमों की जानकारी आपको दी जा रही है. लेखन करते समय वर्तनी के इस रूप का प्रयोग करें. हिंदी में कुछ वर्णों के दो दो रूप प्रचलन में है, यानी कि दो दो रूपों में लिखा जाता है, जिनमें से एक को मानक रूप दिया गया है. यानी कि जो पुराना रूप था उसे अब नहीं माना जाता, नया रूप बना दिया गया है. जैसे अब यहाँ पर ए, ख, छ, भै, जय झंडा, जय धनुष, भै भालू, ल, अणे हरियाणा वाला, श क्षत्रिय, इनके रूप जो है चेंज हो गए हैं. तो जो नए मानक रूप है वो अब प्रयोग में आ रहे हैं. संयुक्ताक्षर हिंदी में श क्षत्रिय, त त्रिशूल, य ज्ञानी और श्र के अलावा भी अनेक संयुक्त वर्ण मिलते हैं. आकृति के आधार पर हिंदी में 3 प्रकार के वर्ण हैं. ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई पूर्ण विराम पर समाप्त होते हैं, जैसे क, ग, ग, ण, त, थ आदि. ऐसे वर्ण जिनके बीच में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे क और फ. ऐसे वर्ण जिनके मध्य या अंत में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, बल्कि जिनमें बहुत छोटी पाई होती है, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, ण है. उपयुक्त तीनों प्रकार के वर्णों से बनाए जाने वाले संयुक्त वर्णों के लिए नियम निम्नवत है. खड़ी पाई से अंत वाले व्यंजन जब दूसरे व्यंजनों से मिलते हैं तो उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है तथा खड़ी पाई से रहित वर्ण को अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है. जैसे ग्वाला, न्याय, प्यास, श्याम आदि. जिन वर्णों के बीच में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, जैसे क और फ, इनसे बनने वाले संयुक्त वर्णों में खड़ी पाई के आगे वाले अंश से नीचे की ओर झुकने वाला भाग हटा दिया जाता है, जैसे क्या, रफ्तार आदि. जिन वर्णों में बहुत छोटी पाई का प्रयोग होता है, जिनके बीच में या अंत में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, इन वर्णों को अन्य वर्णों से मिलाकर लिखते समय इनके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जैसे लट्टू, प्रसिद्ध आदि. विशेष ध्यान रखिए, पहले इन वर्णों के योग से बनने वाले संयुक्त अक्षरों का रूप भिन्न था, जिसे नया मानक रूप दिया गया है. अतः विद्यार्थियों को इनके नए रूप पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जो नया मानक रूप है उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए. जैसे संयुक्त अक्षर त और ट मिट्टी, और नया मानक रूप क्या है, मिट्टी, हलंत लगा के लिखना है. ठ और ठा मट्ठा, और अब कैसे लिखा जा रहा है, मट्ठा, ट के पैर में हलंत लगा के. ठ और यह ठय पाठ्य, और अब लिखा जा रहा है पाठ्य. क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए अगला पेज. ये जो है अक्षर चेंज हुए हैं, जो नया मानक रूप है हमें उसके अकॉर्डिंग लिखनी है. ड, ढ, बुढ़ा,
गुड्डा। देखो कैसे लिखा हुआ है, हलंत लगा के। द गद्दा, गद्दा। द बुद्धू, बुद्धू। जो नया मानक रूप है हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। द भ ख अकुत, अद्भुत। द म पद्य, दम पदम। द य विद्य, विद्या। द व द्वार, द्व। अन चिन्ह, अन चिन्ह। है व आह्वान, आह्वान। आह्वान में है कि पैर में हलंत लगाना है। फिर है और ले, प्रहलाद, प्रहलाद। है में ब्रह्म, ब्रह्मा। है ये, ऐसा है ये, ऐसा है ये। हलंत वाले जो है अक्षर वो राइट माने जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है कि पुराने वाला जो टाइप है अक्षर का वो अब मानक रूप पुराना है। अब जो है हमें नया मानक रूप लेना है, यानी कि जो जो चेंजेस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा। नए वाला जो है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। जैसे कै तय भक्त, भक्त। मानक नया रूप क्या है, भय आधा कै और तय भक्त। फिर है त पत्ता, पत्ता। दो बार तय, एक बार आधा, एक बार पूरा। हल चिन्हों से युक्त वर्णों में ई की मात्रा का प्रयोग। हल चिन्ह युक्त वर्णों से बनने वाले संयुक्त अक्षरों में यदि बाद वाले व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगानी हो तो ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व किया जाता है, पूरे युग्म के साथ नहीं। जैसे पट्टियां, ये जो है पहले वाले टैब पे मात्रा ये अमानक रूप है, मानक रूप आएगा पट्टियां। गतियां, गद्दियां। बुद्धिमान, बुद्धिमान। द्वितीय, द्वितीय। भट्टियां, सिद्धियां। विभक्ति चिन्हों से संबंधित नियम। संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने वाले विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग से लिखे जाने चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है बेटा? फिर है जैसे देखो रवि ने, अब ये दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इसको अलग अलग करके लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, रवि ने। हरीश से, इसको भी अलग करके लिखेंगे, हरीश से। स्कूल में, इसको भी अलग करके लिखेंगे, स्कूल में। कविता की, कविता की। जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार से उच्चारण के अनुसार हमें लिखना है। राम को, राम को। राजू के लिए, राजू के लिए। अलग अलग करके लिखेंगे। छत पर, छत पर। बच्चों के, बच्चों के। सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त किए जाने वाला एक विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे मैं और ने, इसको इकट्ठा हम क्या बोलेंगे, मैंने। उससे, उससे क्या बोलेंगे, उससे। आपको, आपको। तुझ में, तुझ में। यदि सर्वनाम शब्दों के साथ दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाना तो पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर और दूसरा उससे अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे उसके लिए, ये गलत लिखा हुआ है, क्या बनेगा, उसके लिए। क्या बनेगा, उसके लिए। फिर है उनमें से, उनमें से। क्या बनेगा, उनमें से। फिर है संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ने वाले श्री, जी आदि संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाने चाहिए, उनसे मिलाकर नहीं। जैसे श्री रमेश जी, श्री धर्मेंद्र, वशिष्ठ जी आदि संयुक्त व्यंजन के रूप में अब पंचमाक्षर के स्थान पर प्राय अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा के स्थान पर गंगा, चंचल के स्थान पर चंचल, ठंडा के स्थान पर ठंडा, मंदिर के स्थान पर मंदिर और संभव के स्थान पर संभव। यानी कि जो पंचमाक्षर है उसे हटा दिया गया, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया है।
यदि शब्द में चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार के प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है तो इनका प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। जैसे हंस एक पक्षी है और जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है हंस। जब किसी ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से किया जाए तो वहां क्या होता है, अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे पांच, गांव, माघ, छाप, दांत आदि। यदि किसी शब्द में व किसी वर्ण पर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो वह चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाया जाना चाहिए। जैसे गलत प्रयोग चांच, गंध, म आदि। सही प्रयोग है चोंच, गेंद, मैं आदि। अरबी फारसी से हिंदी में आए वर्ण क, ख, ग, ज, फ में नीचे लगा बिंदु नुक्ता अब नहीं लगाया जाता। इन्हें बिना नुक्ते के लिखने की छूट दी गई है। मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि जिस प्रकार से शब्द के ऊपर जो बिंदु लगा होता है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है, और जो नीचे बिंदु लगता है वो नुक्ता होता है। कत्ल को कत्ल, खौफ को खौफ, गैर को गैर, जरूरी को जरूरी लिखा जा सकता है। परंतु यदि इस नुक्ते के कारण शब्द के अर्थ में अंतर आने की संभावना हो तो नुक्ते का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे राज, राज्य, राज, रहस्य, सजा, सजावट, सजा, दंड आदि। नुक्ता लगाने से देखो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। कुछ शब्दों के दो दो रूप मान्य है, उनके किसी भी रूप का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सर्दी, गर्मी, बर्तन, गर्दन, दोबारा, दोबारा आदि। कुछ शब्दों को अंत में लगने वाला हलंत का प्रयोग हटा दिया जाता है। जैसे सन को सन, विद्वान को विद्वान, भगवान को भगवान, महान को महान लिखा जा सकता है। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के प्रयोग संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन को ना लिखने की छूट है। जैसे कर्ता को कर्ता, तत्व को तत्व, अर्ध को अर्ध लिखा जा सकता है, दुख को दुख लिखा जा सकता है। नई मानक वर्तनी के अनुसार हुआ को हुआ, किए को किए, आइए को आइए तथा नई को नई लिखना अमान्य है, यानी कि उसको सही नहीं माना गया। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाना चाहिए, क्रिया से अलग नहीं। जैसे पढ़कर, लिखकर, सुनकर आदि। व्याकरण की इस पुस्तक में मानक वर्तनी का ही प्रयोग किया गया है। आप भी इसी वर्तनी के प्रयोग का अभ्यास करें। यस स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ बेटा सबको? मैम यस। एनी डाउट? नो मैम। ये अब है ना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो जैसे हमने बुक में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अब इनको शब्दों को सही करके लिखना है। वो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तो उसमें आप लिखोगे और वैसे ही साफ साफ लिखना है सबने। और ये लेसन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी पीडीएफ भेजूंगी। एक बार इसका आंसर देख लीजिए आप। अब आपका पहला क्वेश्चन है, आपका उत्तर सही नहीं है। उत्तर में क्या करेंगे हम, जो उत्तर में तय इकट्ठा दे रखा है ना, दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। कक्षा में शोर हो रहा था, कक्षा फिर में अलग